अब जैसे एक केस आया मेरे पास, वो सेंट्रलाइज एसी इंस्टॉल कर रहा है। एसी पे जो रेट है वो 28% है, और इंस्टॉलेशन वगैरह पे 18% है। तो वो वर्स कॉन्ट्रैक्ट मान के, सेंट्रलाइज एसी को वर्स कॉन्ट्रैक्ट मान के 18% दे रहा है। डिपार्टमेंट देखिए क्या कह रहा है, डिपार्टमेंट ये कह रहा है 28% का इनवर्ट सप्लाई से आउटवर्ड सप्लाई 18% कैसे हो सकता है। और ये सारा वीडियो जो भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये यूट्यूब में भी जाएगा। और यूट्यूब के ऑडियंस को कहना चाह रहा हूं कि अगर आप इस लाइव डिस्कशन का पार्ट होना चाह रहे हैं, तो आपको ये हमारा एक जीएसटी लिटिगेशन प्रीमियम क्लब है, उसको ज्वाइन कीजिएगा। हमारा ऑफिस के नंबर पर कॉल करके डिटेल पता कर लीजिएगा। दूसरा, यूट्यूब में एक सब्सक्रिप्शन के साथ एक बटन होता है जिसको हम लोग ज्वाइन का बटन कहते हैं। उस ज्वाइन करेंगे तो उसमें जीएसटी के सारे कोर्स हमने अपलोड किए हुए हैं, तो उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, इसको पढ़ें एक बार। रिलीफ फॉर इंडस्ट्री, डीजीजीआई कांट सेंड नोटिसेस ऑन इंटरप्रिटेशन मैटर्स विदाउट फिनमिन नोड। इसका मतलब क्या हुआ? कौन सा इंटरप्रिटेशन मैटर, कौन सा? जैसे डीजीआई क्या कर रही है इस पैरामीटर के आधार पर, वहीं से वो डायरेक्ट एक नोटिस सेंड कर दे रही है। मतलब बेसिकली लॉ के ग्राउंड पे DGGI नहीं कर सकता जब तक ना। फाइनेंस मिनिस्टर का अप्रूवल ना आ जाता। करेक्ट। जैसे 16/4 का बहुत सारा नोटिस डीजीआई ने भेज दिया। तो करेक्ट। डीजीजीआई का काम क्या है? फेक डी को पकड़ना, यानी कि फ्रॉड पकड़ना। बिल्कुल। लॉ का ग्राउंड पे अगर कोई नोटिस भेज रहा है, ये फ्रॉड तो किसी हालत में नहीं है। ना। तो इंटरप्रिटेशनल इश्यूज कभी भी फ्रॉड का कारण हो ही नहीं सकता। करेक्ट। तो इसके ऑब्जेक्टिव को, मतलब भेज तो सकता ही है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर की नोट अप्रूवल चाहिए। तब एक ही बताइए, जो प्रॉपर अफसर बने हुए हैं, हम्म। सर्कुलर 3-3 में जो दिए गए हैं, हाँ, सारे सबके वर्क का बंटवारा दिया गया है। करेक्ट। वो तो है। डीजीजीआई का उसमें वर्क क्या है? नहीं नहीं, 3-3 में डीजीजीआई नहीं आ रहा है। नहीं मतलब आ रहा। मैं वही कह रहा हूं, वहां तो इसका कोई वर्क नहीं थी। डीजीजीआई, अगर 16/4 या ऐसा कोई मैटर देखना होता, तो उस सर्कुलर में इनके भी रोल को डिफाइन कर दिया जाता। नहीं नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ, डीजीजीआई आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेंट्रल टैक्स ऑफिसर्स भी आ रहे हैं और डीजीजीआई। तो आपने और एक सर्कुलर या कुछ है जहां पर सुपरिटेंडेंट का इक्विवेलेंट, यहाँ पर कौन सा एक ऑफिसर है, अप्रेजल या इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर करके कोई डिजिग्नेशन है। यहाँ पर डायरेक्टर है, यहाँ पर कमिश्नर है, तो उस लेवल का वो तो लिखा हुआ है। आ तो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस इसका ऑल इंडिया जुरिडिक्शन है, और जो सेंट्रल टैक्स ऑफिसर या स्टेट टैक्स ऑफिसर, उनका जुरिडिक्शन लिमिटेड है। सर, मेरा ये कहना नहीं, मेरा ये कहना है वहां सबके कार्यों को डिफाइन है। डीजीजीआई को इन्वेस्टिगेशन के अलावा और कोई काम नहीं है। ये काम नहीं है कि 3B और 1 का मिसमैच देखे और नोटिस जारी करे। करेक्ट, करेक्ट। हाँ, ये इसका ऑब्जेक्टिव से बिल्कुल अलग है। 3B1 का मिसमैच देख रहा है, 2A वर्सेस 3B का मिसमैच है। ये इसका काम ये है कि भैया फेक इनवॉइसेस को ढूंढे, फेक हाँ, फ्रॉड रजिस्ट्रेशन को फ्रॉड के ढूंढे। मैटर को ढूंढे वो। हाँ, फेक रजिस्ट्रेशन को ढूंढे। फ्रॉड का वर्क इनका काम है ढूंढना। जहां पर ये सब है उसके लिए तो उनकी प्रॉपर अफसर बैठे हैं, वो क्या करेंगे? हाँ, उनको उनको भेज दे, वो करते रहेंगे। हाँ, उनको बहुत जरूरत है तो वो एक लेटर उनको सेंड कर दें। ठीक बात। इसमें लेकिन उस है। नोटिस में यह लिख देना कि डीजीजीआई से ये मुझे प्राप्त हुआ है और आप इतनी आईटीसी को रिवर्सल कर दे, ये नहीं होगा। हाँ, जैसे एक महाराष्ट्र से समन आ गया है, फिर वो तो स्टेट डीजीजीआई से आया है, स्टेट इंटेलिजेंस से आया है। जबकि सारा मैटर क्लोज हो चुका, ऑडिट भी हो चुका, सेक्शन 74 में वो आईटीसी रिवर्स करके इंटरेस्ट देके पेनल्टी दिया जा चुका, उसके बावजूद वो उसको जानबूझ के उसको ओपन करना चाह रहे हैं, उस केस को। अब देखिए, डीजीआई कांट सेंड नोटिसेस ऑन क्लासिफिकेशन मैटर्स। क्लासिफिकेशन मतलब एचएसएन क्लासिफिकेशन। करेक्ट, सैक HSN। अब जैसे एक केस आया मेरे पास, वो सेंट्रलाइज एसी इंस्टॉल कर रहा है। एसी पे जो रेट है वो 28% है, और
इंस्टॉलेशन वगैरह पे 18% है। तो वो वर्स कॉन्ट्रैक्ट मान के, सेंट्रलाइज एसी को वर्स कॉन्ट्रैक्ट मान के 18% दे रहा है। डिपार्टमेंट देखिए क्या कह रहा है, डिपार्टमेंट ये कह रहा है 28% का इनवर्ड सप्लाई से आउटवर्ड सप्लाई 18% कैसे हो सकता है। सर इसके लिए तो सर्कुलर भी जारी कर रखा है। मतलब आप सोच के देखिए, डिपार्टमेंट अगर, और जबकि ये सेटल्ड मैटर है कि सेंट्रलाइज हम्म। एसी जब इंस्टॉल होता है तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी बनता है। और करेक्ट। कई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, सेंट्रल एक्साइज का सर्कुलर है 2012 का। और उसके बावजूद, लेकिन आप देखिए रीजनिंग देखिए, 28% का सामान लेके आप 18% में कैसे बेच भैया, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में रिफंड देना पड़ेगा फिर आपको। हम्म। तो बेसिकली ये क्लासिफिकेशन मैटर, वो ये कह रहा है शेड्यूल 2 नहीं अप्लाई कर रहा है। अगर शेड्यूल 2 और कंपोजिट सप्लाई में दो चीजें हैं, तो सबसे पहले आपको क्या अप्लाई करना है, शेड्यूल 2 या कंपोजिट सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट। हेलो। हम्म। सबसे पहले शेड्यूल 2 अप्लाई। पहले पहले हाँ। अगर शेड्यूल 2 अप्लाई नहीं हो पाता, देन यू गो फॉर कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई, फिर प्रिंसिपल सप्लाई। लेकिन यहां डायरेक्ट वर्स कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानते हुए बोलता है ये शेड्यूल 2 में जाएगा ही नहीं। कंपोजिट सप्लाई में प्रिंसिपल सप्लाई एसी बेचना है और इस पर 28% लगा दिया। वही मनमानी है। ये मनमानी है। अब हम्म। सेंट्रल एक्साइज का जब ये अपील में गया ये मैटर, अब तो ट्रिब्यूनल में जाएगा, तो वो सर्कुलर कोर्ट नहीं किया गया। अब सर्कुलर के बारे में आपको बता देता हूं। डिपार्टमेंट सर्कुलर को इतना ज्यादा तवज्जो क्यों देता है। सर्कुलर ये कहता है कि सर्कुलर एक तो जीएसटी पॉलिसी विंग निकालता है। वो कई सारे हाई कोर्ट के जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पिछला और जो प्रेजेंट है, उन सबको एनालिसिस करके एक इंटरप्रिटेशन निकाल देता है और सर्कुलर निकाल देता है। करेक्ट है। हाँ, वो डिपार्टमेंट के ऊपर बाध्य है। सर्कुलर कभी कभी एम्बिग्यूअस भी होता है, वेग भी होता है, कुछ बातें क्लियरिटी भी नहीं आती है, तो हम लोग जीएसटी मिनट्स देखते हैं, एजेंडा देखते हैं। बिहार के एक अफसर के पास में बैठा हुआ था, तो उसको हमने जीएसटी मिनट्स की बुक दी और बोला ये क्यों दे रहे हो, ये तो रिकमेंडेशन है, ये अफसर तो फॉलो नहीं करेगा। हम बोले सर एक बात बताइए, इसमें अगर इसके रिकमेंडेशन से अगर कोई सर्कुलर आ गया है, पहले तो बहुत सारी चीजें वो एग्री नहीं कर रहा था, लेकिन जो मोटी मोटी बात है मैं बताता हूं। जो जीएसटी में अगर कोई सर्कुलर आया है, जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन से आया होगा। इस सर्कुलर में कोई शब्द है एट्रीब्यूटेबल। ये एट्रीब्यूटेबल का मतलब अफसर कुछ अलग निकाल रहा है, तो उसके लिए हम लोग को जीएसटी मिनट्स में जाके ये देखना होगा एट्रीब्यूटेबल का मतलब क्या लिखा हुआ है उसमें। तो बाइंडिंग होगा या नहीं होगा, बोला तब बाइंडिंग होगा। तो ये बात वो अफसर माना, तो इसीलिए जीएसटी काउंसिल मीटिंग के मिनट्स प्लस उसके एजेंडा पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये क्लासिफिकेशन मैटर्स विदाउट फाइनेंस मिनिस्टर नोट। उसके बाद डीजीजीआई विल नीड अप्रूवल फ्रॉम सीबीआईसी बिफोर सेंडिंग टैक्स नोटिसेस। अब देखिए कितना बड़ा रिस्ट्रिक्शन है डीजीआई, इसका मतलब ये करप्शन, इसके कंप्लेंट बहुत आ रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, खूब खूब है। इसीलिए बातें आई हैं। मतलब लॉ ग्राउंड के ऊपर आप फाइनेंस मिनिस्ट्री से, क्लासिफिकेशन मैटर पे फाइनेंस मिनिस्ट्री से, ये तो कहीं भी चले जाते थे, हम्म। चलिए आज रेड करते हैं। हम्म। और ये कोई भी नोटिस भेजने से इंस्पेक्टर पहले, राज जिसको कहते थे ना, वो ले आए थे। कोई भी नोटिस भेजने से पहले आपको सीबीआईसी की अप्रूवल चाहिए, वो भी पॉलिसी विंग से। मतलब सारे। अब एक बात बताइए, मान लीजिए डीजीजीआई का कोई नोटिस आता है, अभी तो कह रही है अभी तो इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। मान लीजिए सीबीआईसी से कोई नोटिस, सॉरी डीजीजीआई से कोई नोटिस आता है कि विल द टैक्सपेयर हैव द राइट टू क्वेश्चन द डीजीजीआई नोटिस कि वेदर यू हैव अप्रूव गॉट द अप्रूवल फ्रॉम दिस सीबीआईसी। कुछ उस नोटिस में लिखा होगा उस, कि हाँ सीबीआईसी से ये अप्रूवल मिला है, उसका नंबर ये है, आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री से नोट कहाँ कहाँ से मिला है उसको वेरीफाई कैसे करेंगे हम लोग। वो भी आरटीआई देंगे। डाल के या कोई और तरीका होगा। कुछ देंगे। चल।
Notices to be sent only when approval is given by policy division of CBIC. Government moved aimed at reducing litigations and improving ease of business. अब मुझे एक बात और समझ में नहीं आ रही है, ये जो होने वाला है वो सिर्फ डीजीजीआई पे ही लागू होगा या फिर सभी सेंट्रल और स्टेट टैक्स ऑफिसर को भी लागू? सर ये तो डीजीजीआई के लिए ही आया है। हाँ, ये डीजीजीआई की। अच्छा, आप लोगों में राजेश जी तो कह ही रहे हैं, बाकी लोग अपना ओपिनियन दीजिए प्लीज। राकेश रंजन जी नमस्ते, वेलकम। नमस्ते सर। नमस्ते। सर ये काउंसिल से जाता तो ना फिर ये इम्प्लीमेंट होता दोनों के ऊपर ऑटोमेटिकली? वो तो जो लिखेंगे उसी में एप्लीकेबल होगा। तो राकेश जी नए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और एक दीपक को आना था, दीपक मुनिया। तो राजेश जी थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए। हाँ, सीए राकेश रंजन जमशेदपुर से हूँ और पिछले 2002 से यहाँ पे प्रैक्टिस में हूँ। ओके। और अब जमशेदपुर में सेटल्ड हुआ, और क्या बताऊँ। हाँ, मेरे से मुलाकात कैसे हुई, कैसे ज्वाइन किया, वो सब भी बताइए। आपसे मुलाकात पहली बार आप एक सेमिनार में यहाँ पे आए थे एज ए स्पीकर जमशेदपुर में। हाँ हाँ। तो वहाँ पर ही हम आपको देखे थे, और फिर बातचीत भी हुई थी लगता है एक बार। ओके। उसके बाद फिर हम यूट्यूब में आप देखते थे वीडियोस ये सब। हाँ हाँ हाँ। काफी अच्छा लगता है। नॉर्मली सर ये प्रोविजंस बताने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए तो सारे लोग हैं, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, वो अपने भी आदमी पढ़ के समझ सकते हैं। थोड़ा टेक्निकल पॉइंट जो है वो बता देते हैं। हाँ हाँ। लॉ पॉइंट जो है दैट इज मतलब बिग बैकड्रॉप, एटलीस्ट हम्म। चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि ये चीज पूरा रीड नहीं कर पाते प्रॉपरली। ठीक तो बात। हमारे पास सर नोटिस आता है, सबसे पहले हम उसके मेरिट पे चले जाते हैं। हम्म। चलो भाई ये है, रिकंसिलेशन है, ये है, वो है। और हम लोग जो बेसिक जो उसका टेक्निकल पॉइंट्स है उसको हम्म। मिस करते हैं। लॉ और फैक्ट्स पे तो हम लोग ठीक है। हम्म। तो ओके। ये चीज यहाँ पे आके अच्छा लग रहा है कि हम लोग डिस्कशन है, एक फोरम है जहाँ पे हम लोग डिस्कस कर पाते हैं, और सारे तरीके से अच्छा है। चलिए। चलिए, थैंक यू राकेश जी, अगेन वेलकम। वेलकम। अच्छा, इस पे कुछ कहना है किसी को, इस ये जो स्क्रीन पे है? सर इसमें तो पॉलिसी विंग भी रिकमेंड करेगा डीजीजीआई को। देखिए, प्रोसेस तो यही है, डीजीआई सबसे पहले रेड करेगा, उसके बाद एक शोकॉज नोटिस बनाएगा, रेड और शोकॉज नोटिस के बीच में समन ये सब भी दे सकता है। तो जब शोकॉज नोटिस आपको देने से पहले, आप शोकॉज नोटिस में मान लीजिए इशू बनाए 1 2 3 4, एक इशू बनाया फेक इनवॉइस का, दूसरा इशू बनाया 16/4 का, तीसरा इशू बनाया HSN क्लासिफिकेशन का। तो अब क्या करेगा, अब इस शोकॉज नोटिस में 16/4 है तो इंटरप्रिटेशनल इशू है, फाइनेंस मिनिस्टर से नोट मिलेगा तभी जाके वो शोकॉज नोटिस में रहेगा, नहीं तो ये हट जाएगा। फिर HSN का है, अगेन फाइनेंस मिनिस्ट्री से नोट मिलेगा तब ये रहेगा, नहीं तो हट जाएगा। और ये फेक नोटिस के लिए आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस फेक नोटिस का वो शोकॉज नोटिस इशू कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी उसको CBIC से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये है। और सर, रेट करने के लिए कोई अप्रूवल चाहिए सर? ना, रेड करने के लिए अप्रूवल नहीं चाहिए, रेड करने के लिए ग्राउंड्स होने चाहिए जो सेक्शन 67 में है, रीजन टू बिलीव होना चाहिए, इंटेंट इवेजन ऑफ टैक्स हो, तो उनके पास पहले से प्रूफ हो। और क्योंकि वो लिखना पड़ता है उनको, तो प्रॉपर रेट के लिए INS 01 होना चाहिए, प्रॉपर ऑफिसर ने साइन किया हुआ होना चाहिए। तो ये सब कहानी है, उसके लिए अप्रूवल की जरूरत नहीं। ओके। और जितेंद्र सोनी जी, राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, ये स्पेसिफिकली लिमिटेड है टू द नोटिसेस। हाँ, उसके वो पहले का बोल प्रोसेस दीजिए। दे आर फ्री टू अंडरटेक इट। यस यस, उसके पहले का प्रोसेस बोले सर। सर इसका डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये ओके। तो खाली ग्लिम्स ही है, 4-5 लाइन। हाँ। पर डिटेल में पढ़ेंगे तो ज्यादा पता चलेगा कि करेक्ट। यस, पर्पस क्या है और वो सब, मतलब